Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा और उसके बाद अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सत्यता थी। दोस्तों, आपने अगर उन वीडियोस को देखा होगा तो आप इस वीडियो को भली भांति कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आपको मैं एक नाम बोल रहा हूं, आपको पहले बताना कि क्या आपने ये नाम सुना है। क्या नाम क्या है? नाम है मलावी। मैं पूछ रहा हूं, पहले आप ध्यान से सुनिए। मलावी नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना होगा, मुझे मालूम है। आप में से 99% लोगों ने जो है मलावी नाम नहीं सुना होगा। आखिर मैं ये मलावी नाम ले क्यों रहा हूं? दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दुनिया में कहीं भी कोई भी त्रासदी आती है तो उसमें एक देश अगर उस देश के साथ खड़ा होता है तो वो है भारत। वो है हमारा प्यारा देश भारत, क्योंकि हम संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण दुनिया के संपूर्ण लोगों को हम अपना परिवार समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। दोस्तों, इंडिया ने 1000 मैट्रिक टन जो है चावल यानी कि राइस भेजा है। कहां पे? मलावी। ये मलावी क्या था पता है आपको? ये एक देश का नाम है दोस्तों। मलावी एक देश का नाम है और वहां पे सूखा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सूखा, ड्राउट। कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पे कोई और त्रासदी आ जाती है, कहीं पे महामारी आ जाती है, कहीं पे वॉर छिड़ जाता है। हर वक्त भारत जो है मदद करने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। यही तो हमारी संस्कृति रही है, यही तो हमारी पहचान है। अनंत काल से देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत ने कभी पीठ नहीं दिखाया है। जिसने भी मदद मांगी है हमें, प्राण जाए पर वचन ना जाए वाला सिद्धांत है हमारा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। ये आज की खबर है 9 मार्च 2026 की। मलावी को हमने 1000 मैट्रिक टन चावल भेज दिया और लिखा यहां पे, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारत के लोग और भारत की सरकार की तरफ से हम गिफ्ट भेज रहे हैं मलावी के लोगों के लिए, क्योंकि वहां के लोग अभी पीड़ा में हैं। अब मलावी है क्या? तो अगर ये आप देखेंगे वर्ल्ड मैप को तो यहाँ पे जाम्बिया है, तंजानिया है, यहाँ पे मोजाम्बिक है और यहाँ पे जिम्बाब्वे है। इसके बीच में ये एक देश है जिसका नाम है मलावी। कुछ समय पहले 2024 में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे गई हुई थी। दोस्तों, भारत की यही नीति है, भारत की यही पॉलिसी है। भारत ने हमेशा हाथ बढ़ाया, हाथ कभी पीछे नहीं खींचा। इसीलिए मैंने पिछले वीडियोज में भी बोला था कि भारत का जो पूरे विश्व में एक नजरिया है देखने का, वो मददगार वाला नजरिया है। हम हेल्प करते हैं, हम किसी के सामने जो है पीठ नहीं दिखाते, सीना तान कर खड़े होते हैं। आगे देखिए, आपको एक और चीज बताता हूं, मजेदार बात। यहां पे जब अटैक हुआ और 180 से ज्यादा बच्चे मारे गए ना, तो मैंने बोला कि भाई इनोसेंट पीपल की जान नहीं जानी चाहिए। और आपको पता है कि इन बच्चों को मारने के लिए कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया गया? उस मिसाइल का नाम है टॉमहॉक मिसाइल। ये है वो मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। आपको बता दूं कि जब इस पर अटैक हुआ, 180 बच्चे मारे गए, तो ना यूएस और ना इजराइल, दोनों देशों में से किसी भी देश ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ये जिम्मेवारी नहीं ली कि इन बच्चों को हमने मारा है। इस पर जांच बैठी और जांच के बाद अभी यह पता चला है कि अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल चलाकर इन बच्चों को मार दिया। आज तेहरान टाइम्स में, यह आज की खबर है, तेहरान टाइम्स में इन बच्चों की आज ये तस्वीर लगी हुई है। इन बच्चों की उम्र आपको बताऊं, 8 साल, 6 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, ये उम्र है इन बच्चों की। और आप बोलते हैं कि सर आप इनोसेंट लोगों की बात करते हैं। ध्यान से देखिए ना, टॉमहॉक मिसाइल मार दिया। हम लोग क्यों मदद कर रहे हैं इनकी? इन लोगों की क्यों मदद कर रहे हैं? हमको क्या मतलब है मलावी में अगर सूखा पड़ रहा है तो? या भारत में सूखा नहीं पड़ता है? हम अपने लोगों को देखेंगे भाई, हमको क्या मतलब है मलावी? हम क्यों 1000 मैट्रिक टन जो है वो क्यों भेज रहे हैं मलावी में? इसीलिए भेज रहे हैं ना, क्योंकि हमारी नीति है ये। हम किसी को पीड़ा में नहीं देख सकते, किसी को पीड़ा में देखते हैं तो हम मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने बोला था उस वीडियो में कि भाई अगर ये 185 बच्चे अगर मारे गए हैं तो इसकी पीड़ा को आप समझिए। इतनी तो आपके अंदर इमोशन और सेंटीमेंट होने चाहिए कि किसी को पीड़ा में अगर आप देखते हैं तो आपके अंदर की मानवता जो है झलके। ये तेहरान टाइम्स की ये पिक्चर देखिए आप। इन बच्चों की उम्र देखिए ना एक बार, इन बच्चों की उम्र देखिए। ये पिक्चर मैं शेयर करूंगा, आप एक बार देखिएगा जरूर। और कौन सी मिसाइल यूज किया गया है? टॉमहॉक मिसाइल। और एक बात और है, इस बात को कंडेम करने के लिए, इन बच्चों की मौत को कंडेम करने के लिए एक नजरिया और था। वो ये था कि दे किल्ड स्कूल गर्ल्स टू हाइड द एब्यूज ऑफ स्कूल गर्ल्स। अमेरिका और इजराइल ने ये बोला कि भाई ये जो देश है ईरान, और यहां का जो लीडर है खेमनेई, ये वहां की लड़कियों को जो है क्या करता है, बहुत दबा कर रखता है। महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देता, उनको पढ़ने नहीं देता, उनको लिटरेसी रेट, उनको एजुकेशन कुछ नहीं मिलता है। महिलाएं वहां की बहुत बंदिशे में बंधी हुई हैं। और ये लाइन क्या लिखा हुआ, इस लाइन को पढ़िए ध्यान से, दे किल्ड स्कूल गर्ल्स टू हाइड द एब्यूज ऑफ स्कूल गर्ल्स। व्हाट अ लाइन इट इज। अगर इसका मतलब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दे किल्ड स्कूल गर्ल्स टू हाइड द एब्यूज ऑफ स्कूल गर्ल्स। और इस पर क्या चला है? टॉमहॉक मिसाइल। टॉमहॉक मिसाइल को देख लीजिए, ये कितना खतरनाक मिसाइल है आपको पता नहीं होगा। एक बार में सब कुछ खत्म, एक इंसान नहीं बच सकता इसमें। आगे देखिए, आपको एक और बात बताता हूं। आज भारत के विदेश मंत्री
सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत की संसद में खड़े होकर एक बात कह दी। आज आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में, खास करके मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, लाखों भारतीय रहते हैं, वो सब मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमको बचा लो बचा लो बचा लो। दोस्तों, हमारी नैतिकता है, ये हमारी जिम्मेवारी है, इट इज आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इवैक्यूएट देम। उनकी बचाने की जिम्मेवारी हमारी है, और पूरे विश्व में जो जो देश हैं वो सब अपने लोगों को बचाने के लिए अपने तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। भारत ने क्या कोशिश की थी आपको बता दूं। भारत ने 14 जनवरी को नोटिस दे दी थी, एडवाइजरी दे दिया था। फिर 23 फरवरी को क्या दिया, एडवाइजरी दे दिया। और फिर ये आप देखिए, ये भी जो है एडवाइजरी दे दी, यानी कि तीन बार, 5 जनवरी, 14 जनवरी और 23 फरवरी, 3 बार हमने उनको नोटिस दी। 3 बार हमने उनको समझाया कि भाई आने वाले समय में इस तरह की घटना हो सकती है, आप लोग जल्दी से इन सारे कंट्रीज को खाली कर दीजिए। खास करके ईरान में हमने बार बार एडवाइजरी इशू किया, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती है बात। दोस्तों, इन लोगों को समझ नहीं, इन लोगों की आदत क्या है, इन लोगों की आदत है कि भाई हमको फ्री में बाहर निकलना है। अब भारत सरकार जो है अपना सब कुछ भेजेगी और वहां से जो है वो फ्री में आएंगे। दोस्तों, ये लोग मतलब किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते, और आज जब आफत पड़ी है तो भारत सरकार को कोस रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री को कोस रहे हैं कि भाई हमको यहां से बचा लो, हम मर जाएंगे मर जाएंगे। अरे भाई, जो 4 देखो ना, ये 5 जनवरी और अटैक कब हुआ है, 28 फरवरी को अटैक हुआ है, 28 फरवरी को अटैक हुआ है, और हम लगभग 2 महीने पहले 5 जनवरी को ही एडवाइजरी इशू कर दिए थे। हमको मालूम था कि हमारे यहाँ के लोग एक बार में नहीं समझ में आती है इनकी बात, है ना। आपको पता है कि भारत के लोगों को एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती। अगर उनको कोई चीज समझाओ, आपने कोरोना में देखा है ना, उनको बार बार समझाओ कि भाई आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, आप अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए, लेकिन कोई क्वारंटाइन नहीं करता था, बाहर निकल जाते थे लोग, फैला देते थे वायरस। फिर हमने दोबारा इशू किया 14 जनवरी को, फिर हमने 23 फरवरी को दोबारा बोला, तिबारा बोला, बार बार हमने बोला, बार बार समझाया, लेकिन ये लोग वहां से निकले नहीं। अब किसकी जिम्मेवारी है ये बताइए आप। आगे देखिए, आपको और चीज मैं बता रहा हूं, ये वीडियो बहुत खास है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। एस जयशंकर साहब हैं, राज्यसभा में ये एमपी हैं। इन्होंने एस जयशंकर स्पीक्स ऑन ईरान वॉर इंपैक्ट अमिड ऑपोजिशन प्रोटेस्ट। अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका काम है प्रोटेस्ट करना, उस पर हमें कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन का काम होता है प्रोटेस्ट करना, अपोजिशन का काम होता है अपोज करना, यही काम ही होता है अपोजिशन में। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब ही है अपोज करना। समझ में आ रही है बात। और ये भली भांति यहाँ का अपोजिशन करता है, उससे हमको कोई बहस नहीं करनी है। लेकिन एस जयशंकर साहब ने एक बात बोली है, ये वही बात है जो मैंने पहले वीडियोज में आज से 5 दिन पहले बोली थी। जो भारत का विदेश मंत्री बोल रहा है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोला है आज संसद में खड़ा होकर, वही बात मैंने दोहराया था आज से 5 दिन पहले। क्या लाइन है, ध्यान से देखिएगा। इंडिया रिमेन्स इन फेवर ऑफ पीस, इंडिया रिमेन्स इन फेवर ऑफ पीस, रिटर्न टू डायलॉग। मैंने क्या बोला था, पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी, एंड डिप्लोमेसी एडवोकेट डी एस्केलेशन, रिस्ट्रेन इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ सिविलियंस। ये मुंह पे तमाचा है उन लोगों का जो बोल रहे थे कि सर आप शांति की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, सर आप जो है डायलॉग की बात करते हैं। पिछले वीडियोस को उठा के आप देख लीजिए, मेरे 4 दिन पहले की वीडियोस को। ये बात अगर मैंने नहीं बोली होगी तो कल से वीडियो बनाना मैंने बंद कर दूंगा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर ने जो बात बोली आज संसद में खड़े होकर, इस बात को मैंने 5 दिन पहले बोल दिया था कि यही भारत का स्टैंड होना चाहिए। भारत के स्टैंड के बारे में मैंने 5 दिन पहले बता दिया था, जब भारत की सरकार चुप थी, भारत की सरकार एक शब्द बोल नहीं रही थी, उसी से मैंने बता दिया था कि भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन जियो पॉलिटिक्स, बट आई हैव रेड द बेसिक्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स, आई हैव रेड द बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, एंड बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, द बेसिक नॉलेज, मैंने ये आपको प्रेडिक्ट कर दिया था कि भारत का क्या स्टैंड होगा। आज आपको बात समझ में आ रही है ना, ध्यान से पढ़ लीजिए इस लाइन को। एस जयशंकर साहब का आप वीडियो भी देख लीजिएगा, अटैच कर दूंगा, देख लीजिएगा वीडियो आप। आगे देखिए, खेमनेई फिर से आ गया है दोबारा, खेमनेई दोबारा आ चुका है, वंस अगेन खेमनेई। एक वीडियो बनाया है ईरान ने अमेरिका और इजराइल के लिए, इस वीडियो को एक बार देखिए आप ध्यान से। Khamenei's successor was chosen. Who is he? Mojtaba Khamenei. Khamenei again? علم از دست علم دار نیفتد هرگز یا علی یا علی پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز یا علی। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा, क्या खतरनाक वीडियो बनाया है ईरान ने इजराइल और अमेरिका के लिए। आपको पता होगा कि ट्रंप साहब ने बोला था कि भाई मैं अपने सामने बैठकर ये डिसाइड करूंगा कि ईरान की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, ईरान का शासक कौन बनेगा, ईरान किसके अंडर रूल किया जाएगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन यहां पे तो शायद वही बैठे हुए हैं, या फिर बैठे हुए नहीं है, चेहरा तो वैसा ही लग रहा है, पता नहीं इनके साथ या फिर इनके बिना, लेकिन खेमनेई तो आ गया है। ये नया खेमनेई है,
ये यंगर जनरेशन है, ये पिछला जनरेशन था जो कि खत्म हो गया, अब एक नया जनरेशन आया है। इस व्यक्ति के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, इस व्यक्ति का कोई वाइफ नहीं है, इस व्यक्ति की बहन नहीं है, इस व्यक्ति की मां नहीं है, इस व्यक्ति का बाप नहीं है, इस व्यक्ति का जो दामाद था यानी कि इसकी बेटी थी वो भी नहीं, कोई नहीं है इसके फैमिली मेंबर में। क्यों? क्योंकि वो सारे खत्म हो गए, उन सारों को मार दिया गया। अकेला है दोस्तों, अकेला है ये दोस्तों, ये जूनियर खेमनेई और फिर से दोबारा आ चुका है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे ईरान के लोग जो है समर्थन दे रहे हैं इस खेमनेई को। अब आपको पॉलिटिक्स समझ में आ रही है, जियो पॉलिटिक्स। मैंने आपको बता रखा है कि जब तक वहां के लोग विरोध में नहीं खड़े होंगे, इजराइल और अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। ईरान के सत्ता पे काबिज करना, रेजिम चेंज करना आसान नहीं होगा। इट इज नॉट ए इजी टास्क फॉर ईरान, इजराइल एंड यूएसए टू चेंज द रेजिम विदाउट द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल ऑफ ईरान। और ये उनको ध्यान में रखना होगा बात। और ये देखो सैयद अब्बास अरागाची, याद क्या मतलब, एक मैं कह सकता हूं कि ही इज अ बेस्ट, ही हैज अ बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल इनके पास जो है सैयद अब्बास अरागाची के पास। मेरे को नहीं लगता कि शायद अभी मैंने पिछले कुछ समय में किसी ऐसे लीडर को देखा है। ये पहले से आर्मी में, वहां के मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं। क्या ऑरेटरी स्किल है, बोलने की एक बार कला देखिए सैयद अब्बास अरागाची का। कोई भी सवाल इनसे पूछता है कोई रिपोर्टर, क्या जवाब देता है, प्रॉम्प्ट जो जवाब निकलता है सैयद अब्बास अरागाची का, मानना पड़ेगा। वो ईरान जो इस समय चारों तरफ से चोट खाया हुआ है, घायल है, उसका अगर लीडर सैयद अब्बास अरागाची होगा तो भाई जाहिर सी बात है उसके अंदर लड़ने की जो क्षमता है वो 50 गुना और बढ़ जाती है। एक बार सैयद अब्बास अरागाची का आप इंटरव्यू खोल के देख लीजिए। आई एम नॉट सपोर्टिंग ईरान, आई एम नॉट सपोर्टिंग रेडिकलिज्म, आई एम नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म, आई एम सपोर्टिंग द इनोसेंट पीपल ऑफ ईरान हु इज नॉट रिलेटेड विद दिस वॉर। हम रिलेटेड है क्या इस वॉर से? क्या भारत का ये महेशन इंक्लूडेड है क्या इस भारत के जो 140, चलो महेशन को तो छोड़ दो, ये तो बहुत छोटी चीज है, 140 करोड़ जो लोग हैं, क्या इस वॉर से इनका कोई लेना देना है? नहीं। लेकिन अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, डॉलर के मुकाबले पैसा कमजोर हो रहा है, हमारा जो सेंसेक्स है, हमारा जो शेयर मार्केट है वो क्रैश कर रहा है, ये किस वजह से हो रहा है भाई? ये किस वजह से हो रहा है? अगर इन लोगों की वजह से अगर हम पर नुकसान पड़ रहा है तो हम लोग को बोलना पड़ेगा। और क्या बोलना पड़ेगा? वही बात बोलना पड़ेगा जो भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बोला है देश की संसद राज्यसभा में। ठीक है बात? ये देख लीजिए सैयद अब्बास अरागाची जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या फॉरेन मिनिस्टर है, मानना पड़ेगा। चाइना, देखो अमेरिका के बाद जो दो बड़ी शक्ति है इस दुनिया में वो है चाइना और रसिया। एक अमेरिका, चाइना और फिर रसिया। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग हैं, हम भी हैं, लेकिन ये टॉप हायरार्की में देखा जाए तो चाइना, रसिया और अमेरिका, ये तीन लोग हैं। अमेरिका तो उधर है, लेकिन रसिया और चाइना किस साइड है? रसिया और चाइना पूरी तरीके से खेमनेई, जो ये जूनियर खेमनेई है, इसके सपोर्ट में खड़े हो गए पूरी तरीके से। व्लादिमीर पुतिन ने तो बाकायदा जो है इनको फोन करके बधाई दे डाली है कि भाई आप जो है शासन कीजिए। देखिए यहाँ पे, चाइना ऑन मंडे सेड दैट अपोज एनी टारगेटिंग ऑफ ईरान्स न्यूली अपॉइंटेड सुप्रीम लीडर मुस्तफा खेमनेई फॉलोइंग थ्रेट्स फ्रॉम द इजरायली मिलिट्री। देखो इजराइल की जो मिलिट्री उसने बोल रखा है कि भाई तुम जितने लीडर बनाओगे हम सबको मारते चले जाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, तो इनको तो मार देगा इजराइल, ये क्लियर बात है। लेकिन यहां पे चाइना ने बोल रखा है कि भाई ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी अगर इनको मार दिए तो तुम्हारा मजाक नहीं चल रहा है यहां पे, समझ में आ रही है? तो फिर उसने बोला क्या, बीजिंग ने क्या बोला, चाइना का जो कैपिटल बीजिंग कॉल्ड ईरान्स डिसीजन टू अपॉइंट मुस्तफा खेमनेई एन इंटरनल मैटर। कह रहा है ये ईरान का जो है आंतरिक मामला है, वो किसको अपना खेमनेई बनाएगा, किसको क्या बनाएगा, लीडर बनाएगा नहीं बनाएगा, वो उनका आंतरिक मामला है। इसमें इजराइल और यूएसए का कोई रोल नहीं बनता है। इट इज नॉट देयर रोल टू अपॉइंट द लीडर ऑफ ईरान, इट इज द रोल ऑफ द पीपल ऑफ ईरान, इट इज द चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ ईरान। वो उनकी इच्छा है, वो उनका चॉइस है, कहां? ईरान के लोगों का, कि वो किसको अपॉइंट करेंगे। ये बीजिंग कह रहा है, ये चाइना कह रहा है। चाइना अपोजेस इंटरफेरेंस इन द अदर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स। चाइना कह रहा है कि भाई किसी भी देश के आंतरिक मामलों में किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये जो दादा और नेता बन रहा है अमेरिका, इसकी हालात क्या है आपको बताने अगर चला जाऊं मैं, हालात जो अमेरिका के हैं अभी, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि अमेरिका अभी किस दौर से गुजर रहा है। ठीक है, अभी आगे देखते जाइए आप ध्यान से। चाइना सेज ईरान चॉइस ऑफ सुप्रीम लीडर अ डोमेस्टिक इशू, वही बात मैंने बोली, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए रशिया का पुतिन क्या कह रहा है। रशियाज पुतिन स्पीक्स टू ईरानियन काउंटर पार्ट, ऑफर्स कंडोलेशंस। पुतिन साहब बात कर रहे हैं इधर, समझ में आ रही है? आगे देखिए, ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है लेवरोव। और लेवरोव क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, लाइन पढ़िएगा ध्यान से। लेवरोव अरब स्टेट के लीडर से पूछ रहे हैं, डिड यू कंडेम द बॉम्बिंग ऑफ 170 ईरानियन स्कूल गर्ल्स। ईरान का रशिया का सबसे बड़ा लीडर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन,
2 नंबर पे आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव, और लैवरोव क्या कह रहे हैं कि भाई तुम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, क्या तुम लोग को इतनी शर्म नहीं है कि एक देश में एक मासूम बच्चों की इतनी सारी मृत्यु हो गई, वहां के देश के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को खत्म कर दिया गया, उसको भी नया गाजा बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से गाजा में कितना पता है आपको, डेटा बता दूं, 70,000 लोगों को मारा गया। 70,000। पिछले 30-40 सालों में अमेरिका ने लगभग 30 मिलियन लोगों को मारा है। 30 मिलियन पिछले 30-40 सालों में, यह डेटा है। 70,000 लोगों को मारा। वही कोशिश की जा रही है कि ईरान में भी उसको रिपीट किया जाए। जो हाल गाजा में किया गया था वो सेम चीज जो है ईरान में किया जाएगा। हमदर्दी किसी के साथ नहीं, हमदर्दी सिर्फ एक ही चीज के साथ है, मानवता, ह्यूमैनिटी, नथिंग एल्स। ठीक है, ये देखिए, टू हिज एक्सीलेंसी द सुप्रीम लीडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हसनैन खमेनेई, डियर मिस्टर हुसैनी खमेनेई। ये कौन लिखा है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने बात की है और बोला है कि भाई हम ठीक है आपके साथ खड़े हैं। चाइना और क्या कह रहा है? बीजिंग अर्लियर कंडेम यूएस इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान इलीगल एग्रेशन। इट इज इलीगल एग्रेशन विदाउट एनी प्रोवोकेशन बाय फ्रॉम ईरान। व्हाई यू विल अटैक दिस सोवरेन कंट्री? ईरान ने किसी तरह का प्रोवोकेशन नहीं किया, ईरान ने किसी तरह का आपको धमकी नहीं दिया, ईरान ने किसी तरह का अटैक नहीं किया। अचानक सडनली बीच में बातचीत चल रही थी जिनेवा में, और जिनेवा में जो बातचीत चल रही थी उसके बीचों बीच आपने ईरान पे लगातार अटैक किए, उसके लीडर को मार दिया, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। दैट इज कॉल्ड इलीगल एग्रेशन। कॉल्ड फॉर अ सीज फायर एंड अर्ज रेजिस्टेंस टू प्रोटेक्ट एनर्जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंटरेस्ट। चाइना सपोर्ट फॉर ईरान expands diplomatic, economic and military technical channels. Diplomatically, officials such as Foreign Minister Wang Yi and Mao Ning have backed Iran's sovereignty. संप्रभुता को जो है संरक्षण करने की बात की गई है ईरान की। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। सिर्फ चाइना नहीं, रसिया भी है इसमें। रसिया ऑल्सो रिसेंटली कंडेम द वॉर। रसिया और चाइना, मैंने बताया ना कि देखो दुनिया में 3 महाशक्ति, चौथी महाशक्ति भारत, रसिया, चाइना, अमेरिका। अब देखो भारत का तो स्टैंड न्यूट्रल है, हमको पता है कि भाई हम न्यूट्रल है। कितना न्यूट्रल है आप सब जानते ही हैं। चाइना और रसिया ईरान के साथ है, अमेरिका किसके साथ है आपको पता ही है। यानी कि विश्व जो है अब 2 धड़ों में बंट चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ईरान का जो है एक छोटा सा द्वीप है, एक छोटा सा आइलैंड है, ये जो है एक छोटा सा आइलैंड है, और अगर इस पर अटैक होता है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, तो हो सकता है कि वॉर जो है उसमें पेट्रोल डाला जाए। होता है ना कि मतलब घी डालना, पेट्रोल डालना, कहीं आग लगी उसमें पेट्रोल डाल देना, उस तरह की बात हो जाएगी। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या बात है इसमें, ऐसा क्या खास है इसमें? तो खास बात ये क्या है समझ जाइए। और इस पर जो है अगर अटैक हो गया तो समझ जाइएगा कि वर्ल्ड वॉर जैसा स्थिति हो जाएगा, बहुत सारे देश इस वॉर में कूद जाएंगे। क्या है ये चीज आप समझ जाइए। यूएस इजराइल ईरान वॉर इंटेंसिफाई, अ स्मॉल आइलैंड इन पर्शियन गल्फ हैज इमर्ज एट द सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन इन वाशिंगटन डिस्पाइट वीक्स ऑफ स्ट्राइक ऑन इरानियन मिलिट्री न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। खार्ग आइलैंड नाम है इसका। क्या नाम है? खार्ग आइलैंड। इसको जो है अभी तक अटैक नहीं किया गया, इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा अगर ईरान कहीं से ऑयल एक्सपोर्ट करता है, यानी कि तेल का निर्यातन सबसे ज्यादा अगर कहीं से होता है तो वो खार्ग आइलैंड से होता है। और खार्ग आइलैंड पे अगर अटैक हो गया तो दुनिया के बहुत सारे ऑयल सप्लाई पे बाधा बन जाएगी, ऑयल सप्लाई रुक जाएगा, क्रूड ऑयल का सप्लाई रुक जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है खार्ग आइलैंड से। कितना होता है आपको जानना है डेटा? एक बार आप डेटा भी देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। द आइलैंड सर्व्स एज ईरान प्राइमरी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल, हैंडलिंग अराउंड 90% ऑफ ईरान ऑयल एक्सपोर्ट। 90%, यानी कि 100 लीटर में से 90 लीटर तो सिर्फ ये जो खार्ग आइलैंड है, ये छोटा सा, ये सिर्फ यही जो है अपने आप को इसके यहीं पे जो है प्रोडक्शन होता है इसका, यहीं से मिलता है हमें, खार्ग आइलैंड से ही। तो खार्ग आइलैंड पे अगर अटैक हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी जो है वो चरमरा जाएगी। सिंपल सी बात है। 7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे, क्या कैपेसिटी है देख लीजिए, 7 मिलियन बैरल्स पर डे, ये कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, खार्ग हैज बिकम द बैकबोन ऑफ ईरान एनर्जी, बैकबोन है ईरान की एनर्जी एक्सपोर्ट का, की लिंक बिटवीन इरानियन ऑयल एंड फील्ड्स एंड ग्लोबल मार्केट्स। एनालिस्ट से अटैकिंग और डिस्टर्बिंग द फैसिलिटी कुड सीवियरली डैमेज ईरान एबिलिटी टू एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल। अगर इस पर अटैक होगा तो भाई ईरान एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी और इसका पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, इस बात को हमें समझना होगा। आगे देखिए, ये पाकिस्तान की हालत जो है ना कुछ ऐसी है दोस्तों कि मतलब गरीबी तो है ही इनके पास, कुछ है ही नहीं इनके पास, पाकिस्तान के पास। इनके पास एक ही चीज है, प्रोपेगेंडा चला लो। कल भारत जब जीत गया तो पाकिस्तान के जो भी क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के जो भी सो कॉल्ड बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उन सब ने जो है अपने ही टीम को भली भांति बहुत सारी गालियां सुनाई, क्योंकि उनका काम है क्या कि भारत जैसे ही आगे बढ़ता है इनकी हालत खराब होने लगती है। अब देखो इन लोगों ने क्या किया, प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया कि भाई हमारे यहाँ के जो जनरल है उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने ये बात कह दी। फिर कहता है कि ये जो नेतन्याहू है उसने ये बात कर दी। अब ग्रोक जो है, जो एआई है, उसे वेरीफाई किया गया, डिड ही से दैट
नेतन्याहू डिड नॉट से दैट। इस तरह का जो है क्या एआई वीडियो बना बनाकर और एआई से एडिट कर करके एक समाज में तनाव पैदा करने की स्थिति बनाई जा रही है। पाकिस्तान के लोगों को, जो वहां की आवाम है, जो वहां की जनता है, उनके मन में भारत के खिलाफ एक द्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी, क्या कहा जा रहा है, इंडिया कन्फेसेस दैट इट बैक स्टेप्ड ईरान एंड शेयर्ड द लोकेशन ऑफ इरानियन शिप विद इजराइल व्हिच वाज देन हिट एंड डिस्ट्रॉयड जनरल उपेंद्र द्विवेदी एट रायसीना डायलॉग। आपको पता है कि रायसीना डायलॉग चल रहा था कहां पे, दिल्ली में। उसमें पूरे दुनिया के बहुत सारे लीडर पहुंचे हुए थे, बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए थे, और ऐसा कहा जा रहा है इस व्यक्ति के द्वारा कि वहां पे पहुंचे उपेंद्र द्विवेदी, और उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भाई हमने यूएसए को बताया था कि ये जो आइरिस देना है वो हमारे इंडियन ओशियन में है, आप आइए और इस पर अटैक कर दीजिए। अब सोचो इस तरह की खबर अगर जाए पूरी दुनिया में तो भारत की कितनी बेइज्जती होगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले भी, सबकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हर न्यूज को जो है क्रॉस वेरीफाई करे। क्रॉस वेरिफिकेशन करने का सबके पास टाइम नहीं होता। न्यूज आता है, लोग पढ़ते हैं, उसको सच मान लेते हैं, और इस तरह की वीडियो ऐसी एडिट की जाती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये एडिटेड वीडियो है, ये एआई से बनाया हुआ वीडियो है। और इस तरह की खबर जब जाएगी तो भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो गरिमा है, भारत का जो इज्जत है पूरी दुनिया में, उस पर एक धूल सी जमाने की कोशिश की जा रही है। वैसा ही यहां पे भी आप देख लीजिए। आगे आप देखिए, एक और चीज आपको बताऊं, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि भाई रसिया से हमने कैसे तेल खरीदना कम कर दिया। अब मैंने ये नहीं बोला कि बंद कर दिया, मैंने बोला कम कर दिया। पहले हम जितना लेते थे 2022-23 में जितना लेते थे, उसके कंपैरिजन में 2026 के जनवरी में हमने बाकी बहुत कम लिया है तेल। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि पहले हम रसिया से जो आर्म्स लेते थे, आर्म्स यानी हथियार जो वगैरह हम खरीदते थे, उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। ये सिप्री का डेटा है, क्या कह रहा है, इंडिया हैज शिफ्टेड इट्स आर्म्स रिलेशन अवे फ्रॉम रसिया टुवर्ड्स वेस्टर्न सप्लायर्स। हमने रसिया से तेल खरीदना तो कम कर दिया, वैसे ही हमने रसिया से आर्म्स खरीदना भी कम कर दिया, हथियार खरीदना कम कर दिया, और वहां से शिफ्ट करके कहां पे गए हैं, कहां पे, वेस्टर्न सप्लायर के पास, स्पेशली फ्रांस, इजराइल एंड द यूएसए। ये 3 देश के नाम आ रहे हैं, फ्रांस, इजराइल और यूएसए। यानी कि रसिया से कम खरीदकर हम इन देशों से ज्यादा खरीद रहे हैं। ये मेरा डेटा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, और आपको विश्वास ना हो आप इसको फैक्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फैक्ट चेक कर लीजिएगा ये डेटा को, क्योंकि मैं फैक्ट चेक करके ही आ रहा हूं। मैं भी जो भी खबर मैं आपके सामने लाता हूं, 99% ऑफ केस में ह्यूमन एरर हो सकता है, 1% केस में मैं नहीं मानता, लेकिन 99% ऑफ केस में जो भी न्यूज यहां पे आती है, या तो वो ऑथेंटिक सोर्स से आएगी या फिर चेक करके क्रॉस वेरीफाई करके आती है। तो मैंने ये बताया कि भाई इंडिया जो है रसिया से अब आर्म्स खरीदना कम कर दिया है, हथियार खरीदना कम कर दिया। कहां से खरीद रहा है, इजराइल से खरीद रहा है, यूएसए से खरीद रहा है, और तीसरा फ्रांस से खरीद रहा है। कितनी गिरावट हुई है ये भी आप जान लीजिए। रसिया शेयर ऑफ इंडिया आर्म्स इंपोर्ट ड्रॉप फ्रॉम 70% इन 2011-15, 11 से 15 के बीच में 70% था, फिर आप देख लीजिए 51% हो गया 2016-20 में, है ना, कितना हो गया, 51% हो गया यहां पे, 51% 2016 से 20 के बीच में, और अभी 40% रह गया, यानी कि 70% से हम 40% पे आ गए। अब आप लोग जो है इसका अनुमान लगाइए, आप लोग इसका एक एनालिसिस कीजिए, इसके पीछे के क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का क्या कारण है, हमने क्यों 70% से 40% पे आ गए हैं। समझ में आ रही है बात। अब इस बात को आप जो है गहन चिंतन कीजिए, और अपना विचार जो है कमेंट में लिखा कीजिए। गहन चिंतन करके इस पे अपने विचार लिखिए, नहीं तो अगले वीडियो में इस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी समय मिला तो। ठीक है, आगे देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखो मैंने बताया कि पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। आईएमएफ ने जो है वो क्लियर कर दिया है भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके जो चीफ है उन्होंने बोल दिया कि भाई मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे ये मत समझिए कि भाई हम तो इंडिया में रहते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, यूपी में, बिहार में रहते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको क्या लेना देना है। तो भाई लेना देना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सब ने बोल दिया है कि भाई पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा और इससे हर एक व्यक्ति प्रभावित होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि भाई आप भी अछूते नहीं रहेंगे, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं। ये जो वार, ये जो जंग छिड़ी हुई है मिडिल ईस्ट में, ये जो अमेरिका ने दादागिरी कर रखा है, इसकी दादागिरी की वजह से आपके जेब जो है वो थोड़े ढीले जरूर होंगे। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए और गांठ बांध लीजिए। और फिलहाल इस खबर के साथ आपको छोड़ जाता हूं। अब $1 की वैल्यू 92 रुपए 31 पैसे हो गई है। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।